देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम स्वस्थ हरियाणा में बहुत स्वागत है आपका। आज हम आ पहुंचे हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, जहां पर ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही लगातार जो लोगों की झिझक थी कि अस्पताल में हमें नहीं जाना है, कोविड भी फैल सकता है, देखिए बहुत वाजिब है। लेकिन आपका ये भी समझना होगा कि अगर आप किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसके रूट कॉज को भी आपको जानना होगा। और वो आप कैसे जानेंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और इस पूरी सीरीज में अलग अलग एपिसोड्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि कौन सी बीमारी के कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं, और आने वाले समय में अगर आपको इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो वो कौन कौन से इलाज होंगे। तो आज भी हम कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो विस्तार से आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बने रहना है मेरे साथ। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ अंदर। आज हम बात करेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट डॉक्टर परवीन जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और चूंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑन्कोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कैंसर्स में डील करता है। पिछले 9 सालों से इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और सक्सेसफुली तमाम मरीजों को मर्ज की दवा भी दी है। और उम्मीद है कि आज जो तमाम सुझाव और सवालों के जवाब आप देंगे, हमारे दर्शकों को भी उनके मर्ज की दवा उन्हें मिलेगी। शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि कई कैंसर्स हम सुनते हैं, स्पेसिफिकली और मोस्ट कॉमनली एक महिला होने के नाते भी ब्रेस्ट कैंसर का नाम बहुत ज़्यादा हम सुनते भी हैं। सबसे पहले ब्रीफ में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझा पाएं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। आज रंजना जी के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर कैसे होता है और कितना कॉमन है, कितना हमें इससे डरने की ज़रूरत या जागरूक रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो स्तन का कैंसर है, ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंसर है जो फीमेल्स में जनरली मिलता है। लेडीज़, खासकर ओल्ड एज लेडीज़ में ये पर्टिकुलरली कॉमन है। दूसरी चीज़, ये जितना कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और ये बहुत कॉमन है, तो इसके लिए जागरूकता लानी, सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। हर लेडीज़ को ये पता होना चाहिए कि हमारे स्तन में अगर कुछ ऐसी एबनॉर्मल गांठ या कुछ ऐसा पनप रहा है तो हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन उसकी सही समय पे सटीक जांच और इलाज कराना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी का ये समझना कि बीमारी के बारे में आपको पता भी है, लेकिन सही समय पर सही अप्रोच अगर आपकी नहीं होगी तो वो नासूर भी बन सकता है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या कुछ होते हैं। सबसे पहला कारण एज ग्रुप होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर के कारण ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने लगता है। उम्र के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारी जीवन शैली में बदलाव। आज का दौर स्ट्रेस का दौर है, लेडीज़ को भी वर्क पे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, टेंशनें बढ़ गई हैं, लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि वो लेडीज़ जो ओवरवेट हैं, जो मोटापे की शिकार हैं या और किसी कारणवश मोटी हैं, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। कारण ये होता है कि जो हमारा जितना एडिपोज टिश्यू है, जो फैट है, जो हमारी वसा है, वो चेंज हो जाती है ईस्ट्रोजन में। तो जितना ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है उसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। फिर जो लेडीज़ या जो फीमेल्स हमारी अल्कोहल पीती हैं या शराब का सेवन करते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। एक और कारण होता है कि ईस्ट्रोजन का ज़्यादा होना। अब ईस्ट्रोजन कैसे ज़्यादा होता है? ईस्ट्रोजन के ज़्यादा होने के कई कारण हैं। यह हार्मोन होता है जो ज़्यादा तब होता है जैसे कि लेडीज़ को अगर कोई भी बेबी नहीं है, लेडीज़ ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, मेंसेस उनके या मासिक उनका जल्दी स्टार्ट हुआ है और मीनोपॉज यानी कि मासिक में बिल्कुल बदलाव आना या मासिक रुक जाना वो बहुत लेट एज में हुआ है, तो इन कई कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो डेंस ब्रेस्ट है, फैट बहुत ज़्यादा है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कुछ एक कारण है, नॉर्मल कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली में बदलाव होना।
हालांकि अर्ली उम्र में फैमिलियल टेंडेंसी भी होती है, यानी कि माँ बाप के जीन्स जो बच्चों में आते हैं उसकी वजह से भी, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली में बदलाव होना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपनी जीवन शैली को साधारण रखना है। बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में आपने जिक्र किया कि एज ग्रुप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एज ग्रुप निभाता है। लेकिन जैसे कि कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं, फिर युवा महिलाएं होती हैं और फिर बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, क्या कौन सा ऐसा वर्ग होता है इन तीनों में से जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर की? बुजुर्ग महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना होती है। बेसिकली अर्ली एज ग्रुप में भी हमें आजकल ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी है वो अर्ली एज ग्रुप में भी होने लगी है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अर्ली एज ग्रुप में नहीं हो सकता, अर्ली एज ग्रुप में भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखना होगा। वो हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या क्या सावधानी। बिल्कुल, कारण तो आपने विस्तार से बताया, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है? राइट, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी ब्रेस्ट के अंदर, हमारे स्तन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल गांठ तो नहीं है। क्या हमारी ब्रेस्ट यूनिफॉर्म है या हमारे स्तन यूनिफॉर्म है, हमें रेगुलर चेक करना है। अपने आप से हाथ लगा के सबसे पहली चीज़ आदमी जो लेडीज़ जो फील करती हैं बदलाव, जो पहली चीज़ है बदलाव, जो भी नॉर्मल से हटके है हमें उसको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी गांठ हो सकती है ब्रेस्ट के अंदर ही, कोई छोटी या बड़ी गांठ एबनॉर्मल हो सकती है जो कि मेन कैंसर का कारण बनती है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऊपर की चमड़ी लाल रंग की या काले रंग की हो रही है या कोई अंदर गांठ है, तब हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। चौथी चीज़ रहता है कि अगर निप्पल से लगातार डिस्चार्ज आ रहा है, काले रंग का या ब्लड रंग का, रेड कलर का, लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी हमें इस चीज़ को बड़े सावधानी से देखना चाहिए। ये बात आती है कि कुछ अर्ली स्टेज है, कुछ लेट स्टेज है, मतलब कुछ जल्दी पकड़ में आते हैं, कुछ लेट पकड़ में आते हैं। जो कैंसर लेट पकड़ में आते हैं उनमें बगल में गांठें, मवाद का ज़्यादा आना, निप्पल का सिकुड़ जाना और ब्रेस्ट का काफ़ी ज़्यादा थिक होके चमड़ी इन्वॉल्व हो जाना भी शामिल है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कई कैंसर्स हमने देखे हैं जिसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, क्या इसकी भी अलग अलग डॉक्टर साहब स्टेजेस? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर भी हर कैंसर की तरह 4 स्टेज का होता है। स्टेज 1 है, इट इज़ लोकलाइज्ड टू ब्रेस्ट, यानी कि ये ब्रेस्ट तक ही सीमित है और छोटी गांठ है। स्टेज 2 हो जाता है जब ये गांठ बड़ी हो जाती है। स्टेज 3 हम तब बोलते हैं जब ये गांठ निकल के जड़ों में पहुंचती है, यानी कि बगल में जो जड़ हैं, जो गांठें हैं वो बढ़ जाती हैं या अलग कहीं और कहीं जगह थोरैक्स में, यानी कि फेफड़े के साथ में गांठें पाई जाती है। और स्टेज 4 तब बोलता जाता है, किसी भी कैंसर को स्टेज 4 तब बोला जाता है जब उस हिस्से का कैंसर उस हिस्से में ना रहकर दूसरी जगह चला जाए, दूसरे हिस्से को प्रभावित करे, दूसरे अंग में चला जाए। जैसे सपोज ब्रेस्ट कैंसर ही है, स्तन का कैंसर यदि हड्डी में चला जाता है तो उसको स्टेज 4 बोला जाता है। तो ऐसे में जो कैंसर का हिस्सा है या लिवर में चला जाता है या ब्रेन में चला जाता है तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। ऐसे में जो हिस्सा है या जो ब्रेस्ट का या जो कैंसर के पार्ट हैं वो आगे वाले ऑर्गन को भी ख़त्म करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे अगर ब्रेस्ट का कैंसर यदि बोन में जाता है तो वो बोन को भी अफेक्ट करता है, बोनी पेन करता है, हड्डियों में दर्द करता है। लिवर में पहुंचता है तो लिवर को डैमेज करता है। तो इस तरह से है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बीमारी को अच्छे से समझना, और यही वजह है कि अलग अलग एपिसोड्स में स्पेसिफिकली इन डेप्थ जाकर हम आप जैसे एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। लेकिन एक दूसरा पड़ाव भी है, बीमारी को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसको क्योर कैसे किया जाए। इलाज के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो हमारे देश में खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज से क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? हमारे देश में जो है सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, जो सबसे सही ट्रीटमेंट होता है ब्रेस्ट का, सर्जिकल होता है, यानी कि ऑपरेशन द्वारा। ब्रेस्ट को हम आज की डेट में अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हमारा सर्जिकल ही रहता है, यानी कि हम ब्रेस्ट को जितना हिस्सा कैंसर है स्तन में उसको हटा दिया जाए, या अगर फैला हुआ है तो पूरी ब्रेस्ट ही निकाल दी जाए, पूरी स्तन ही निकाल दी जाए। इसके अलावा कीमोथेरेपी जो है हमारा ट्रीटमेंट रहता है
एडवांस स्टेज में यानी कि बढ़ी हुई स्टेज में हम पहले कीमो देते हैं। कीमो के बाद अगर कैंसर छोटा हो जाता है, गांठ छोटी हो जाती है, हमारे स्तन में जो गांठ है उसका साइज़ रिड्यूस होने जाता है, बगल की गांठें कम हो जाती है, तो फिर हम उसको ब्रेस्ट को निकाल भी देते हैं। आज की डेट में जो है ब्रेस्ट को बचाया भी जाता है और सर्जिकली पूरा निकाला भी जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमें ब्रेस्ट और यानी कि स्तन और बगल में जो गांठें हैं सबको पूरा का पूरा निकालना पड़ता था, जिसको हम रेडिकल मस्टेक्टमी बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना ही है, हम उसको बचा भी सकते हैं। आज की डेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे भी, बाकी जगह भी फ्रोज़न सेक्शन अवेलेबल है। और ब्रेस्ट के साथ साथ आजकल प्लास्टिक सर्जन ओंको सर्जन के साथ मिलके ओंको प्लास्टिक ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, जिससे ब्रेस्ट को बचाया भी जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन ये भी समझना है क्योंकि ट्रीटमेंट्स भी बहुत हैं और आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हमारी कंट्री में बहुत हैं, लेकिन लोग डरते हैं। कई मिथ भी बहुत हैं हमारी कंट्री में कि सर्जरी होगी, सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, और सर्जरी करेंगे भी तो ज़्यादा स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये तमाम मिथ्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई। सबसे बड़ा मिथ जो होता है, सबसे बड़ी जो हमारी मिथ से पहले भी मैं कहूँगा कि लेडीज़ में सबसे ज़्यादा शर्म होती है। इस चीज़ को छुपाया जाता है। हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं, हमारी लेडीज़ जो हैं, वो इस चीज़ को बहुत छुपाती हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और वही हमारे लिए टेंशन की बात है। अगर कोई बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाती है तो उसका 90 to 95% यानी कि 90 से 95% इलाज संभव है, उसको जड़ से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो बीमारी बढ़ जाती है, स्टेज 3 स्टेज 4 हो जाती है, तो इलाज करना भी मुश्किल है और इलाज का रिज़ल्ट मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी सबसे विनम्र निवेदन यही है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी नज़र में आती है जो कि एबनॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल से हटके है, तो उसकी हमें जांच तुरंत करानी चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम सुई की जांच करा लेंगे या बायोप्सी करा लेंगे बेसिकली तो हमारा कैंसर बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है जो बहुत कॉमन है कि अगर बायोप्सी करवा ली तो वो कैंसर छिड़ जाएगा और वो पूरी जगह फिर फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत विचारधारा है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करवानी है वो है इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब है टेस्ट्स, जैसे मेमोसोनोग्राफी है जिसमें हम एक्सरे भी है और अल्ट्रासाउंड भी है, या एमआरआई है, या सीटी स्कैन है, या पेट सीटी स्कैन है, जो भी स्टेज के हिसाब से। उसके बाद हमें इसमें सुई की जांच या ट्रूकट बायोप्सी, अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सुई की जांच होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि एक बहुत ही पतली बारीक सुई से हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ये बीमारी एग्जैक्ट है क्या, कैंसर है भी या नहीं है, सादी है या कैंसरस है, और कैंसरस है भी तो कौन सी टाइप का है, वैरायटी क्या है। इसी तरह छोटी सी गन जिसको ट्रूकट बायोप्सी गन बोलते हैं, उसमें हल्का सा नीडल से प्रिक करके जो स्तन की गांठ है वहाँ से टिश्यू लिया जाता है और हमें फर्दर हार्मोन ऐसे के लिए या और स्टडी के लिए भी हमारे पास मटेरियल एडिक्वेट आ जाता है, जिससे कि हम ये जांच करके पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी वास्तव में कैंसर है। और उसका जैसे ही पता लगता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पे रिज़ल्ट मिलना अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, कितना लंबा ये पूरा ट्रीटमेंट चलता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है आपकी। अगर हमारी कीमो पहले देनी होती है तो हमें 4 साइकिल या 5 साइकिल 4 साइकिल या 8 साइकिल के बाद दोबारा इवेल्युएट करना पड़ता है। सर्जिकल जो रहता है, सर्जरी जो ब्रेस्ट की सर्जरी है, उसमें जो 2 से 3 दिन में रिकवरी पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी का भी ये समझना कि हो सकता है थोड़ा लंबा समय भी लगे, क्योंकि अक्सर लोग 3rd या 4th स्टेज में ही पहुंचते हैं, अर्ली स्टेजेस में नहीं पहुंचते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम करना है तो अर्ली स्टेजेस में ही आप डॉक्टर के पास ज़रूर पहुंचिए। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जो पोस्ट ट्रीटमेंट का फेज़ होता है, क्या उसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने होते हैं? पोस्ट ट्रीटमेंट में सर्जरी या कीमो के बाद कभी कभी हमारे को रेडिएशन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हिंदी में सिकाई बोलते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें सिकाई की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर भी है। अगर हमारा कैंसर, स्तन का कैंसर जड़ों में जा रहा है, खासकर अगर 4 से ज़्यादा जड़ों में कैंसर मिलता है, लिम्फ नोड्स में पॉजिटिव आता है, तो फिर हमें रेडिएशन भी लगाना पड़ता है। तो
उसके बाद रेडिएशन के बाद भी अगर हमारे जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, वो पॉजिटिव मिलते हैं तो उसके हिसाब से हमें हार्मोन थेरेपी भी, यानी कि एक टैबलेट होती है हार्मोन थेरेपी में जो कि खाने के लिए दी जाती है, वो ट्रीटमेंट 5 साल के लिए लेना पड़ता है। तो ये तो गए पोस्ट ट्रीटमेंट के प्रिकॉशंस, लेकिन चूंकि हम हमेशा ही कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये बीमारी हमें हो ही ना, उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? ऐसे कोई प्री प्रिकॉशंस भी हैं? मैंने पहले ही शुरू में ही ये बात बोली थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए हमने अपनी जीवन शैली को साधारण रखना है, बिल्कुल साधारण लाइफस्टाइल रखना है। स्ट्रेस जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होंगे। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना, हार्मोन जो कंट्रोल पिल्स आती हैं, हार्मोनल थेरेपी, वो कम से कम सेवन होना चाहिए, और भी जो कारण है उनको ख़त्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है स्क्रीनिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि बीमारी नहीं आई है तब भी हमें अलर्ट रहना है। वो कैसे? सबसे पहली चीज़ है कि हर लेडीज़ को अपनी ब्रेस्ट मंथ में एक बार एग्ज़ामिन ज़रूर करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, यानी कि लेडीज़ अपनी हाथ की फिंगर से एक बार 3 से 4 मिनट के लिए नहाते टाइम अपने स्तनों को पाल्पेट करके जांच करके देख सकती है। अगर उसमें गांठ मिलती है तो फ़ौरन चिकित्सक से परामर्श ले सकती है। दूसरी चीज़ होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। पहला जो था वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन था, दूसरा जो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, जो भी है, वो आपकी ब्रेस्ट को एग्जामिन करके ये देख सकता है कि इसमें कोई गांठ नहीं है, और इस तरह से हमें सचेत रहना है। और ये जो है हर 3 साल में, 20 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैमोग्राफी है या टेस्ट है, MRI वगैरह है, तो वो करवा के देख सकते हैं ताकि पकड़ में आ जाए। 40 के बाद जो लेडीज़ हैं, खासकर 40 के बाद, उनको हर साल में एक बार ज़रूर अपने स्तन की मैमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि कोई भी कैंसर अगर पनप रहा है तो हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ये भी है कि दवाइयों के अलावा, ट्रीटमेंट्स के अलावा जो हमारे प्री मेजर्स हैं वो है हमारी एक्सरसाइजेस, हमारी डाइट, जो हर बीमारी के लिए एक रामबाण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप महिलाओं को सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन हाँ, मोटापे को कम करने की जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। वो ओवरऑल आपका वेलबींग भी बढ़ाएगी। डाइट के लिए जितना मैं कहूँगा कि अपना सादा जीवन रखिए, जीवन शैली में सादा रहिए, शराब का सेवन कम से कम रखिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कई बीमारियों की हर एपिसोड में हम बात करते हैं, और अक्सर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जो नशे का सेवन सबसे ज़्यादा कर रहा है वो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है किसी भी बीमारी के संक्रमण के लिए। ऐसे में चूंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी दस्तक देश में दे चुका है, और जो लोग ब्रेस्ट कैंसर से ऑलरेडी ग्रसित हैं उनके साथ कोरोना को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या एडवाइस उनको करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसकी भी जांच जल्दी हो जाती है तो कोरोना से डरे नहीं। सबसे पहली चीज़ है, हमें जो है सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो कोविड से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूंकि हमने देखा है कोरोना में कि खासतौर पर बुजुर्ग जो होते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग महिला उनमें भी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर की, तो बुजुर्गों को ऑलरेडी अगर कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हार्ट संबंधी बीमारी है, उसके साथ अगर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो ये कितना क्रिटिकल हो सकता है? तो इसमें क्रिटिकलिटी की बात आती है कि हमारे जनरल एनेस्थीसिया में और उसकी रिकवरी में कितना वो डैमेज कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हमारा पेशेंट हार्ट के लिए या लिवर वाली फिटनेस के लिए, यहाँ पे जैसे एनेस्थीसिया की टीम बहुत अच्छी है हमारी नारायणा हेल्थ की, तो रिकवरी भी हमारी अच्छी हो जाती है। पेशेंट को बेहोश करना और वापस रिकवरी में लेके आना, ये एनेस्थीसिया पर्सन का काम है और वो अच्छे से करते हैं। तो लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्रिटिकलिटी कितनी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हार्ट का है, लिवर का है, वो कुछ ना कुछ मॉर्बिडिटी में ऐड ज़रूर करती हैं। बिल्कुल, रिकवरी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होती है, मरीज़ की भी जो टेंडेंसी समझने की वही होती है कि मैं रिकवर जल्दी से जल्दी हो जाऊँ, तो रिकवरी का जो टाइम है क्या वो अलग अलग होता है उम्र के हिसाब से? रिकवरी का टाइम जो है, सबसे बड़ी चीज़ जैसे डायबिटीज़ है, बहुत कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ वूंड को जो है हीलिंग में डिले करती है। तो इस तरह से अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, वूंड हीलिंग उसमें
थोड़ी सी डिले हो जाती है। लेकिन आजकल जैसे अपने जो पैराफर्नेलिया है, अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि हमें इजीली सपोर्ट मिल जाता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी एज कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल, एज के हिसाब से, जैसे अगर हम किसी को एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी की दवाई देते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रिकॉशन अलग रखना पड़ता है। बच्चों में रिकवरी एनेस्थीसिया से भी जल्दी होती है। तो बेसिकली कोमोर्बिडिटीज़ का ही रोल रहता है उसमें। उम्र के साथ साथ बाकी बीमारियां बढ़ती हैं तो थोड़ा सा शरीर को नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए हमें प्रिकॉशन सारी लेनी पड़ती हैं। बाकी बीमारियों का भी कंट्रोल लेना ज़रूरी है और साथ के साथ इसका ट्रीटमेंट लेना भी अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो लगातार जो कन्फ्यूजन भी होता रहता है मरीजों के जहन में कहीं ना कहीं कि इस अस्पताल में जाएं या इस अस्पताल में ना जाएं। और फिलहाल हम नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, इसलिए क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है, हर बीमारी के मर्ज यहाँ पर है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स यहाँ पर मरीजों के लिए अवेलेबल है, सो दैट इन केस कि कोई मरीज इफ दे आर लुकिंग आउट फॉर हॉस्पिटल, तो नारायणा में उन्हें क्या कुछ स्पेशल मिलने वाला है? नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पर खासकर यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्जरी, मतलब कि अगर हम सर्जरी से शुरुआत करें तो जितना, जैसे हम सर्जरी बोलते हैं तो दो तरह की सर्जरी हैं, एक में ब्रेस्ट बचाई जाती है और एक में रिमूव की जाती है। तो हमारे पास दोनों तरीके की सर्जरी पॉसिबल है। दूसरी चीज़, प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर जैसे रिकन्स्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यानी कि नई ब्रेस्ट बनाना एक तरीके का, वो भी आज की डेट में पॉसिबल है। खासतौर पर हमारी महिला व्यूवर्स जो इस वक्त आपको देख और सुन रही होंगी, उनको क्या कुछ सजेशन या एडवाइस आप देना चाहेंगे? मेरी उनसे विनम्र निवेदन करते हुए एक ही गुजारिश है कि कोई भी चीज़ जो आपको एबनॉर्मल लग रही है, नॉर्मल से हट के लग रही है, आपकी स्तन में कोई गांठ आती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सही समय पर सही अप्रोच आपका होना चाहिए। स्पेसिफिकली जब आप एक महिला हैं तो कई झिझक आपके सामने होती हैं, लेकिन समझिए इस बात को आप कि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगी, परिवार को भी आप स्वस्थ रख पाएंगी। तो आपका तो कम से कम इस झिझक को दूर करना बनता ही है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की है इस एपिसोड में आपकी जो तमाम आशंकाएं हैं, आपके भय हैं या फिर जो मिथ्स भी थे, उसे दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तमाम सवालों के बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि न सिर्फ हमारे दर्शकों ने इन सुझावों को सुना होगा बल्कि समझा भी होगा। खासतौर पर पुरुषों के लिए भी कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर आपकी बहन है, आपकी बेटी, आपकी माता है या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना है, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि कुछ एबनॉर्मल चल रहा है क्या कुछ वो शेयर करना चाहती है। हो सकता है वो ना करें, एक बार ना करें, दो बार ना करें, पर तीसरी बार शायद वो आपको बताएं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका भी बनता है और एक महिला और एक पुरुष एक पढ़े लिखे समाज का हिस्सा होने के नाते अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे तो शायद आपका भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा और जो जागरूकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए, तब तक आप बहुत स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।